सेवन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 सजीवों में परिवहन, है ना। सजीवों से मतलब सब लोग समझ रहे होंगे, कई बार इसको बता चुके हैं। सजीवों का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है, जीवित लोग जो होते हैं उनको सजीव बोलते हैं, है ना। तो सजीवों में परिवहन, परिवहन परि यानी होता है चारों ओर, परि मतलब होता है चारों ओर, है ना। और वहन करना यानी कि ले जाना, चारों ओर ले जाना, परिवहन, लाना, ले जाना। तो हमारे शरीर में सजीवों में परिवहन किस चीज़ का होता है? पानी का होता है, ब्लड का होता है। हम ब्लड जो है, ब्लड के माध्यम से विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। मतलब हम खाना खाते हैं तो भोजन का पाचन होता है ना। इस पचे हुए भोजन को शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाना होता है, यानी परिवहन करना होता है। किसका? पचे हुए भोजन का। शरीर की सभी कोशिकाओं में जब पचा हुआ भोजन पहुंचता है और साथ ही ऑक्सीजन भी पहुंचती है सभी कोशिकाओं में, तो पचा हुआ भोजन यानी कि ग्लूकोज, भोजन जब पच जाता है तो वो ग्लूकोज के रूप में होता है ना। तो इस ग्लूकोज या पचे हुए भोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं, है ना। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमको कब मिलती है? जब पचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये दोनों मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये पचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं में कैसे पहुंचते हैं, है ना। तो ये रक्त के द्वारा पहुंचते हैं, ठीक है ना, रक्त के द्वारा पहुंचते हैं। रक्त जो है वो हमारे पूरे शरीर में बहता रहता है, नलियों के अंदर, रक्त नलियों के अंदर रक्त पूरे शरीर में बहता रहता है। तो पचे हुए भोजन को ले जान सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन को हम नाक के द्वारा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को नाक के द्वारा अंदर लेते हैं, यहाँ से ये फेफड़ों में पहुँचती, फेफड़ों में रक्त नलियों का जाल बिछा रहता है, मतलब रक्त बहता रहता है। तो वहाँ से फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त ही लेकर जाता है कहाँ? सभी कोशिकाओं में पहुँचता है ना। तो ये पचे हुए भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा हुआ? रक्त के द्वारा हुआ, ठीक है। इसी तरह से जब पचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर के बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो ये शरीर में इसका रुकना हानिकारक हो जाता है ना। इसलिए इसका शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है, ठीक है। तो ये रक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां से ये नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये, इसको हम क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। परिवहन, चारों ओर लाना ले जाना। तो हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को लाने ले जाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। तो ये परिवहन कहलाता है। तो यदि परिवहन नहीं होगा तो हमारे शरीर की बहुत सी जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो रुक जाएंगी। हमें भोजन का पाचन नहीं होगा तो फिर हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, है ना। और रक्त जब ऑक्सीजन रक्त के द्वारा नहीं पहुंचेगी, अंदर नहीं पहुंचेगी, हम श्वसन क्रिया नहीं करेंगे यदि, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, है ना। और ऑक्सीजन रक्त के द्वारा जब नहीं पहुंचेगी तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। इसी तरह से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मतलब जिनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है ना, शरीर के लिए जो हानिकारक होते हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसको उत्सर्जन कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, है ना। तो यानी बेकार पदार्थ जो शरीर के लिए अनावश्यक हैं, ऐसे अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम भी
रक्त करता है, मतलब उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम। ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम रक्त करता है। तो रक्त क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में परिवहन होता है ना। पौधों में भी परिवहन होता है। पौधों में क्या होता है? हम पौधों में पानी डालते हैं, कहाँ? मिट्टी में। मिट्टी में पानी डालते हैं ना। मिट्टी में क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। पौधों में हम मिट्टी में पानी डालते हैं और मिट्टी में जड़ें होती हैं, ठीक है। तो जड़ों में जब हम पानी डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, तो मिट्टी से जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं, ठीक है। मिट्टी से जड़ें पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं और कहाँ पहुँचाती हैं ये पानी और खनिज लवण को? तने में पहुँचाती हैं। तने से ये पानी कहाँ पहुँचता है? पत्तियों तक पहुँचता है ना। ये देखो जड़ें हैं, यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये जड़ें हैं। तो जड़ों में जब हम पानी डाल रहे हैं तो जड़ें पानी को मिट्टी से अवशोषित करती हैं। ये जड़ें पानी को अवशोषित कर रही हैं। ये देखो पानी जो है वो यहाँ से जा रहा है, तीर का निशान बना हुआ है। यहाँ से पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर क्या है? तना है, तने में जा रहा है और तने से ये पत्तियों में पहुँच रहा है पानी। तो पत्तियों में जब पानी पहुँच जाता है तभी पत्तियाँ जो है वो भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने का कार्य क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी, हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है? सूर्य का प्रकाश, है ना, पानी जो कि जड़ें भूमि से अवशोषित करती है ना, पानी, और हरित लवक जो कि पत्तियों में होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक पत्तियों में होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये पत्तियों में होता है हरित लवक, इसीलिए पत्तियों में ही भोजन बनता है। भोजन बनाने का कार्य पत्तियां ही करती है, इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। तो पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है? परिवहन के द्वारा। तो पौधों में भी परिवहन होता है। परिवहन पौधों के लिए जरूरी होता है। तो पानी और खनिज लवण जो है वो जड़ों के द्वारा तने तक पहुंचते हैं और तने से पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो ये पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ये पिछले लेसन में भी हम पढ़ चुके हैं शायद। जाइलम नाम का एक ऊतक होता है, ऊतक वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। जाइलम नाम का ऊतक होता है जो कि पानी को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में पानी को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है ना। बाल्टियों से हम ले जाएंगे, ज़्यादा दूर तक ले जाना है तो थक जाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि पाइप का उपयोग करते हैं, है ना। पाइप को, पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ पर पाइप को लगा देते हैं और जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक पाइप के द्वारा हम पानी को ले जाते हैं। मतलब पानी का परिवहन हम किसके द्वारा करते हैं? पाइपलाइन के द्वारा करते हैं। तो इसी तरह का एक पाइप जो है वो पौधों में भी पाया जाता है, जिसको जाइलम बोलते हैं। और दो प्रकार के पाइप होता है, एक जाइलम और फ्लोएम। ये संवहन ऊतक हैं जो कि हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, है ना। जाइलम ये क्या करता है? नीचे से यानी कि जड़ों से किसको? पानी को। ये जड़ों से पानी को कहाँ पहुँचाता है? ऊपर तने और पत्तियों तक पहुँचाता है। तने और पत्तियों तक पहुँचाता है। तो जाइलम यदि याद रखना है तो याद रखने का तरीका है, जाइलम यानी जल, जाइलम से जल को नीचे से ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है ना। इतना तो सबको मालूम है कि हम पानी को यानी कि जल को कहाँ डालते हैं?
जड़ों में डालते हैं, यानी मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी में जड़ें होती हैं, है ना। तो मिट्टी से जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं और जाइलम के द्वारा, ये जाइलम क्या है, एक तरह का पाइप है ना, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के एकदम बीचों बीच, फिर उसके बाद तने में भी ये होता है, तो तने के बिल्कुल बीचों बीच एक पाइप जैसी रचना होती है ना, जिसको जाइलम कहते हैं। तो ये जाइलम, जड़ों में पाया जाने वाला जो जाइलम है, वो उसके द्वारा पानी जो है वो आगे बढ़ता है, ले जाया जाता है, कहाँ, तने तक ले जाया जाता है। ठीक है, तने में भी जाइलम होता है, एक पाइप होता है ना। तो ये तने से पानी को आगे बढ़ाता है, ले जाता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में भी जाइलम होता है ना। तो इस तरह से जाइलम का काम है जल को नीचे से ऊपर ले जाना, यानी जड़ों से पत्तियों तक ले जाना, ये जाइलम का काम होता है। तो जब पानी पत्तियों में पहुंच जाता है तो पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं, भोजन बनाती है ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में भोजन बनता है। अब इस भोजन की आवश्यकता पौधे के सभी भागों को होती है ना। जड़ों को भी पानी भोजन की आवश्यकता होती है, तभी तो वो बढ़ती हैं। फिर जब भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे बढ़ेंगी, है ना। तो जड़ों को, तनों को, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम जैसे इसको याद रखना है तो भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड, यानी एफ से शुरू होता है। फ्लोएम भी एफ से शुरू होता है, सॉरी पी से शुरू होता है, लेकिन हिंदी में हम जैसे फा बोल रहे हैं ना, तो फा को हम एफ भी यूज करते हैं, है ना। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, पत्तियों से भोजन को जड़ों तक पहुंचाना, तने और जड़ों तक पहुंचाना। फ्लोएम, सॉरी ये हमने ये गलत बना दिया, ये यहाँ से ये ऐसा है, ये नहीं है। यानी फ्लोएम का काम है भोजन को पत्तियों से तने और जड़ों तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब जाइलम जो है पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम जो है वो पत्तियों में बने हुए भोजन को, यानी कि भोजन को ऊपर से नीचे लाता है। ठीक है, जाइलम जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, फ्लोएम भोजन को ऊपर से नीचे लाता है, यानी पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है ना। तो ये संवहन ऊतक है ना, संवहन ऊतक है। ये हम ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संवहन ऊतक हैं जो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दो प्रकार के होते हैं। जाइलम जड़ों से पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है, तने और पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों में, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह पहुंचाता है ना। तो ये है परिवहन, इसको परिवहन कहेंगे। ठीक है, परिवहन होता है इस तरह से। और तो जाइलम जो होता है वो कहाँ होता है, जैसे ये मान लो तना है ना, एक पौधा है, ये पौधा है जिसका ये तना है ना। यहाँ से ये नीचे जड़ें होंगी है ना, ये तना है। तो इसमें बिल्कुल सेंटर में, बीच में ये होता है, यहाँ पे होता है जाइलम। ठीक है, बीच में यहाँ पे जाइलम होता है। और जो फ्लोएम होता है वो तने की छाल में होता है, यानी बाहर की तरफ होता है। तो यदि हम छाल को काटेंगे तो फ्लोएम नष्ट हो जाएगा। ठीक है, छाल को यदि हम हटा देंगे, काटेंगे, तो फ्लोएम नष्ट हो जाएगा, यानी पौधे को फिर सब भागों को भोजन नहीं मिलेगा। और यदि हम इस भाग को काट देते हैं यहाँ से, तो जाइलम नष्ट हो जाएगा, तो पानी का परिवहन रुक जाएगा, है ना, तब भी पौधा जो है वो जीवित नहीं रहेगा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों होना जरूरी है ना। तो हम लोग पौधों में खाद डालते हैं, और खाद डालने के बाद पानी डालते हैं। तो क्यों पानी डालते हैं, क्योंकि खाद जब पानी में घुलती है, तभी जब वो लिक्विड रूप में आती है, यानी कि तरल रूप में आती है, तभी जड़ें उसको
सोख सकती हैं, अवशोषित कर सकती हैं, और जड़ों से ये तने तक पहुंचता है, तने से पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, जैसे कोई भी पौधा है तो उसका भोजन कहाँ बनता है, पौधे के किस भाग में बनता है, पत्तियों में बनता है। भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में होता है। भोजन का संग्रह कहाँ होता है, संग्रह मतलब भोजन इकट्ठा कहाँ होता है, ये सब में अलग अलग होता है। जैसे आलू और शकरकंद है, प्याज है ना, गाजर है, मूली है, इनमें क्या होता है, पौधे के जो भूमिगत भाग होते हैं, भूमि के नीचे जो भाग होते हैं, जैसे मूली है वो जमीन के अंदर होती है, गाजर जमीन के अंदर होती है, आलू जमीन के अंदर होता है ना। तो इनमें यानी पौधे के भूमिगत भागों में भोजन का संग्रह होता है। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, परिवहन मतलब भोजन सब जगह पहुंचता कैसे है, तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम जल और फ्लोएम भोजन, फूड। ठीक है, तो इस तरह से ये पौधों में परिवहन होता है। अब जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, जंतुओं में परिवहन जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले बताया, शुरू में ही बताया कि हमारे शरीर में मतलब जीवित रहने के लिए कुछ निश्चित जरूरी क्रियाएं होती हैं जिनको जैविक क्रियाएं होते हैं। जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाओं को क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं होते हैं। जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो ये जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन है ना, परिसंचरण है, वृद्धि है ना, उत्सर्जन है, ये सब क्या है, जैविक क्रियाएं हैं। और इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के तो कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा होती ही है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो जब जिस वस्तु में ऊर्जा होती है वही वस्तु कार्य कर सकती है, जिस वस्तु में ऊर्जा नहीं होती वो कार्य नहीं कर सकती। तो सब क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हम भोजन करते हैं तो पचा हुआ भोजन जो है वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन रक्त के द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचती है ना, कोशिकाओं में पहुंचती है, और फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना होता है, तो इसको भी रक्त के द्वारा ही फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जहां से फिर यह नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसी तरह से अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक हैं, अनुपयोगी हैं, ऐसे उत्सर्जी पदार्थों को भी उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त करता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में भी परिवहन होता है। तो परिवहन का माध्यम क्या है, रक्त है ना। फिर कुछ जीव होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा और पैरामीशियम ये क्या है, ये एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसलिए हम लोग बहुकोशिकीय कहलाते हैं। हम लोग क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ बहुकोशिकीय, और एक कोशिका से बना हुआ एक कोशिकीय। तो अमीबा, पैरामीशियम जो है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब इनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है, इसलिए ये इतने छोटे होते हैं कि हम साधारण आंखों से इनको नहीं देख सकते, इनको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। तो ये एक कोशिकीय जीव जो हैं ये अधिकतर पानी में रहते हैं। तो इनमें कोई विशेष अंग तो होते नहीं है, क्योंकि एक ही कोशिका होती है इनके शरीर में, उसी से सारे काम होते हैं। तो कोई अंग का निर्माण इनमें होता नहीं है, क्योंकि अंग जो है किससे मिलकर बनते हैं, ऊतकों से। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं। तो इसमें इन एक कोशिकीय जीवों में तो केवल एक ही कोशिका होती है ना, इसलिए इनमें अंग तो होते नहीं है। तो क्या होता है कि ये पानी में रहते हैं,
तो पानी के द्वारा ही विसरण विधि के द्वारा विसरण विधि के द्वारा पानी से विभिन्न पदार्थ शरीर के अंदर आते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो विसरण विधि द्वारा इनमें परिवहन होता है। फिर जंतुओं में रक्त परिवहन होता है ना। जंतुओं में क्या होता है? रक्त परिवहन होता है ना। तो विभिन्न पदार्थों का के परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है, यह शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। पाइप के मतलब रक्त नलियां होती हैं, रक्त नलियों के अंदर रक्त बहता है और शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। ठीक है, और रक्त में अब हम ये देखते हैं कि रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं। रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं? तो रक्त में रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त कोशिकाएं, ये रक्त कोशिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती है। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। पहली है लाल रक्त कणिकाएं। तो ये लाल रक्त कणिकाएं जो है ये लाल रंग की कोशिकाएं हैं। लाल रंग की कोशिकाएं हैं जो आकार में छोटी होती हैं और संख्या में बहुत अधिक होती हैं। इनमें एक लाल रंग का ही प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? एक लाल रंग का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन है जिसके कारण रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है, इसलिए इनको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को लाना ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ही रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचती है। तो मनुष्य में यदि रक्त की कमी हो जाती है, इसका मतलब है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हुई है। हीमोग्लोबिन की कमी होती है मतलब रक्त की कमी है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? लाल रंग की होती हैं, है ना। और इनका लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन नामक का एक प्रोटीन होता है जिसका रंग लाल होता है, जिसके कारण ये रक्त कणिकाओं का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ये मतलब लाल रक्त कणिकाएं हुई। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो ये किसका काम करती हैं? सैनिकों की तरह काम करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं ये सैनिकों की तरह काम करती हैं। रंगहीन होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती हैं। मतलब कम होती हैं हमारे शरीर में ये, लेकिन इनका काम बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जैसे कि सीमा पर, हमारे देश की जो सीमा है वहाँ पर सैनिक लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो सैनिक लोग का काम क्या होता है? यदि कोई बाहरी व्यक्ति दूसरे देश से यदि कोई व्यक्ति हमारी सीमा के पार जाना चाहे तो सैनिक लोग उसको रोकते हैं। मतलब हमारे देश के अंदर यदि वो प्रवेश करना चाहे तो सैनिक लोग उसको रोकते हैं। दूसरे देश का व्यक्ति कहाँ पर? दूसरे देश का जो व्यक्ति है वो यदि हमारे देश के अंदर प्रवेश करना चाहे तो सैनिक लोग उसको रोकते हैं, है ना। हमारे देश के अंदर उसको नहीं आने देते हैं। तो इसी तरह से श्वेत रक्त कणिकाएं बाहरी रोगाणुओं को हमारे शरीर के अंदर आने से रोकती हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं ये क्या करती हैं? यदि बाहरी कोई जीवाणु या रोगाणु है हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं उनको नष्ट कर देती हैं। तो इस तरह से ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं।
इनके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में, मतलब रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी बोलते हैं ना कि जिसकी इम्यूनिटी अधिक होती है वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, कम बीमार पड़ता है, बीमार पड़ता ही नहीं है ना। तो उसका मतलब है कि हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो हैं वो एक्टिव हैं, है ना। और इनके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, मतलब अच्छी है। और इसलिए यदि बाहरी कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं उस स्थान पर इकट्ठी हो जाती है और उस रोगाणु को नष्ट कर देती हैं। इसलिए वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही नष्ट हो जाता है और हमारे शरीर को कोई रोग नहीं होता। इस तरह से श्वेत रक्त कणिकाएं सैनिकों की तरह काम करके हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। ठीक है, रोगों से रक्षा करती हैं। तीसरी है प्लेटलेट्स। ये तीसरे प्रकार की कणिकाएं हैं। इनका काम क्या होता है? रक्त को जमाना, रक्त का थक्का जमाना। मतलब हमारे शरीर में यदि हमें चोट लग जाती, मान लो पैर में कोई चोट लग गई तो उधर से ब्लड निकलने लगता है ना, खून निकलने लगता है। तो ये खून यदि लगातार बहता रहेगा, नहीं रुकेगा, तो क्या होगा? हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी ना, रक्त की कमी हो जाएगी, समस्याएं आ जाएंगी फिर। तो तुमने देखा होगा कि कुछ समय तक तो रक्त बहता है और उसके बाद फिर उसका अपने आप बहना रुक जाता है, क्योंकि जहाँ चोट लगी है, जहाँ से रक्त निकल रहा था, वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, मतलब वहाँ पे रक्त जम जाता है, तो आगे और रक्त का बहना रुक जाता है। ये काम करती हैं प्लेटलेट्स। जब चोट लगती है तो रक्त निकलता है, तो देखा होगा कि रक्त की बूंद यदि जमीन पर गिर जाती है तो वो वहाँ पे जम जाती है ना। तो इसी तरह से जहाँ चोट लगती है वहाँ से भी जब रक्त निकलता है, थोड़ा सा रक्त निकलने के बाद वहाँ पर रक्त जमने लगता है ना। ये काम करती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो लाल रक्त कणिकाओं से संख्या में कम होती हैं। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, फिर श्वेत रक्त कणिकाएं, और सबसे कम होती हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त को बहने से रोकना, रक्त का थक्का जमाना, जिससे कि रक्त बहने से रुक जाए, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं हो पाती। तो ये अभी तक इतना पढ़ा है, ये समझ में आया सबको कि किस तरह से हमारे शरीर में कितनी कणिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, इनका रंग लाल होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, ये जो लाल रंग का होता है, इसके कारण इन कणिकाओं का रंग भी लाल होता है ना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर शरीर की रक्त के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां पर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, फिर श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सैनिकों की तरह काम करती हैं और बाहरी रोगाणुओं को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती हैं। यदि प्रवेश कर जाता है तो उसको नष्ट कर देती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में रोग नहीं पहुंच पाता और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में श्वेत रक्त कणिकाओं का महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, उसके बाद होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं रक्त का थक्का जमा देती हैं, जिसके कारण यदि शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो जो रक्त निकलता है वो रक्त थोड़ा निकलने के बाद फिर वहाँ पर जमने लगता है, जम जाता है, जिससे आगे और रक्त बहना रुक जाता है। तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, अब ये भी देखा होगा कि कभी कभी जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, बहुत ज़्यादा रक्त निकल जाता है, तो व्यक्ति की कभी कभी जान को भी खतरा हो जाता है। जब रक्त की कमी हो जाती है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि रक्त इतना ज़्यादा कम हो गया है, तो इसलिए अब क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, तो रक्त का इंतजाम करना पड़ेगा, इसको रक्त मतलब खून देना पड़ेगा इसको, है ना। तो खून देना पड़ेगा तभी इसकी जान बचेगी।
तो क्या करते हैं कि फिर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर से रक्त निकालकर उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचाया जाता है। तो रक्त, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दूसरे बीमार अस्वस्थ व्यक्ति जो है उसके शरीर में पहुंचाने को क्या कहते हैं? रक्ताधान कहते हैं। ठीक है, रक्ताधान का मतलब क्या होता है? खून चढ़ाना, खून देना। तो जब किसी व्यक्ति को रक्त की कमी होती है तो उसे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दिया जाता है, इसको कहते हैं रक्ताधान। क्या कहते हैं इसको? रक्ताधान। ठीक है, इसको रक्ताधान कहते हैं। अब पिछली क्लास में हृदय के बारे में पढ़ा था, शिराओं और धमनियों के बारे में भी पढ़ा था, है ना। हृदय परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये क्या होता है? धमनियां और शिराएं, धमनियां और शिराएं ये दो प्रकार की नलियां, रक्त नलियां होती हैं। ठीक है, रक्त नलियां होती हैं। तो इनमें से जैसे मान लो ये हृदय है, हृदय ये इस तरह का होता है, ये वाल्व है यहाँ पर, ये इस तरह का कुछ हृदय होता है हमारा, 4 भागों में बटा रहता है ना। ये ऊपर के 2 भाग ये कहलाते हैं अलिंद कहलाते हैं, जिनको दायां अलिंद और बायां अलिंद बोलते हैं, है ना। और ये नीचे के भाग निलय कहलाते हैं, दायां निलय और बायां निलय बोलते हैं। तो रक्त कोशिकाएं जो होते हैं, रक्त नलियां जो होते हैं हमारे शरीर में, वो 2 प्रकार की होती हैं, धमनियां और शिराएं। 2 प्रकार की रक्त नलियां होती हैं, धमनियां और शिराएं, धमनियां और शिराएं। तो धमनियों का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। और शिराएं क्या होती हैं? अशुद्ध रक्त को सभी भागों से इकट्ठा करके हृदय में डालती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय में डालती हैं। तो ये शिराएं जो हैं ये रक्त को हृदय में डालती हैं। शिराओं का काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को हृदय में डालना, है ना। तो ये रक्त यहाँ से मतलब रक्त आता है, शिराओं के द्वारा रक्त आता है, कहाँ? हृदय में आता है। अब हृदय में जब रक्त आता है तो ये नीचे निलय में आता है और यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त शुद्ध होता है। और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो ये शुद्ध रक्त हृदय से फिर धमनियों में जाता है, धमनियों में, और धमनियों के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यानी हृदय से जाने वाला रक्त है वो धमनियों में जाता है। ठीक है, तो धमनियां क्या करती हैं? हृदय से शुद्ध रक्त लेकर उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाती हैं। धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के सभी अंगों में पहुंचाती हैं, है ना। और शिराएं क्या करती हैं? ये विभिन्न अंगों से रक्त को, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय में डालती हैं। ठीक है, तो धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर सभी अंगों में पहुंचाती हैं और शिराएं सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय में डालती हैं। तो हृदय में रक्त शुद्ध होता है, ये शिराएं जो हैं, ये शिराएं यहाँ से अशुद्ध रक्त को हृदय में डालती हैं। तो हृदय में यहाँ पे रक्त आता है, नीचे आ जाता है निलय में, यहाँ रक्त शुद्ध होता है। और जब रक्त शुद्ध होता है तो यहाँ से ये धमनियों में पहुँचता है और धमनियाँ इनको लेकर शरीर के सभी अंगों में पहुँचाती हैं, है ना। तो ये जब रक्त कहाँ होता है? निलय में होता है। और जब शुद्ध होता है तो निलय से इसको ऊपर जाना होता है। तो ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जाने में दिक्कत है ना। कोई भी लिक्विड जो है, पानी जो है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता कभी भी। कब जाएगा नीचे से ऊपर? जब हम उसको ले जाना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? पंप लगाना पड़ेगा। तो पंप के प्रेशर से, पंप के दबाव से जो पानी है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इसी तरह से हमारे हृदय में ये 2 अलिंद होते हैं, नीचे 2 निलय होते हैं।
तो धमनियां जब अशुद्ध रक्त को हृदय में डालती हैं तब तो आसानी से वो हृदय में आ जाता है, निलय में चला जाता है, यहाँ रक्त शुद्ध होता है। अब शुद्ध होने के बाद रक्त को ऊपर जाना है, तो ऊपर कैसे जाएगा? तो उसके लिए क्या होता है, अब ये निलय जो है वो एकदम से सिकुड़ते हैं, निलय एकदम से सिकुड़ते हैं, और जब ये सिकुड़ते हैं तो इन पर दबाव पड़ता है और झटके के साथ रक्त जो है वो धमनियों में जाता है। जैसे कि पॉलीथीन जो होती है ना, पॉलीथीन होती है ना, पॉलीथीन में यदि हम पानी भर लें, ठीक है, पॉलीथीन में यदि हम पानी भर लें और फिर उसको नीचे से दबाएं, पानी भर लें और उसको नीचे से दबाएं, तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, और ऊपर से यदि वो खुली होगी तो ऊपर से पानी नीचे गिरेगा, है ना। तो इसी तरह से रक्त जब निलय में आता है तो यहाँ शुद्ध होता है, तो ये सिकुड़ता है एकदम से, ये हृदय जो ये सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ता है तो दबाव पड़ने के कारण रक्त एकदम से झटके के साथ ऊपर जाता है ना, ऊपर धमनियों में पहुंचता है, धमनियां इसको लेकर शरीर के सभी अंगों में जाती हैं। तो इसी तरह से रक्त शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है ना। फिर जब शिराएं रक्त को हृदय में डालती हैं तो हृदय जो है ये फैल जाता है, ठीक है, फैल जाता है, तो आसानी से रक्त जो है वो हृदय में आ जाता है। फिर हृदय सिकुड़ता है तो हृदय से रक्त धमनियों में चला जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। तो इस तरह से हृदय बार बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। जब रक्त को लेता है तो फैलता है, और जब रक्त को धमनियों में पहुंचाता है तो सिकुड़ता है। तो इस तरह से सिकुड़ना, फैलना, इस तरह से इसको पंप करना बोलते हैं, पंप करता है वो। पंप करने के कारण रक्त जो है वो हृदय से धमनियों में जाता है ना। इसी को हृदय की धड़कन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती हृदय का फैलना और सिकुड़ना, हृदय का फैलना और सिकुड़ना, ये हृदय की धड़कन कहलाता है ना। तो इस तरह से ये इसमें ये देखो चित्र भी बना हुआ है, ये यहाँ पे ये हृदय बना हुआ है लाल रंग की, ये क्या है? ये धमनियां हैं, है ना, ये धमनियां हैं। तो ये देखो धमनियों से लाल रक्त जो है ये जा रहा है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, तो ये सिर में रक्त पहुँचा रहा है ना, ये यहाँ हाथ में पहुँचा रहा है ना, यहाँ से ये फेफड़ों में पहुँचा रहा है रक्त को, ये यहाँ से जा रही है, मतलब शुद्ध रक्त जो है वो धमनियों के द्वारा सभी अंगों में पहुँचता है। तो यहाँ से ये फेफड़ों में जा रहा है ना, ये यहाँ नीचे की तरफ से ये देखो यकृत में जा रहा है, छोटी आंत्र में, वृक्क में, पैर में जा रहा है शुद्ध रक्त, है ना। अब यहाँ पे पैर है, वृक्क है, छोटी आंत्र है, यहाँ से ये देखो काले रंग की जो रचनाएं दिख रही हैं, ये क्या है? शिराएं हैं। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त ये शिराओं के द्वारा इकट्ठा होता है, शिराओं के द्वारा सभी जगह से, वृक्क है, यकृत है, छोटी आंत्र है, ये सब अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती हैं, और ये अशुद्ध रक्त यहाँ से ये इसमें हृदय में जाता है, ठीक है, हृदय में जाता है। यहाँ से भी देखो सिर से रक्त जो है ये शिराओं के द्वारा हाथ से, फेफड़ों से, हाथ से ये रक्त जो है ये कहाँ आ रहा है? अब ये हृदय में आ रहा है। तो अशुद्ध रक्त को हृदय में डालने का काम शिराएं करती हैं, और शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का काम कौन करती हैं? धमनियां करती हैं। तो अब क्योंकि धमनियों में रक्त जब हृदय से धमनियों में जाता है तो एकदम झटके के साथ जाता है ना, क्योंकि हृदय सिकुड़ता है तो एकदम झटके के साथ रक्त धमनियों में पहुंचता है। तो झटके के साथ जब रक्त धमनियों में पहुंचेगा तो धमनियों की दीवार फट सकती है, इसलिए धमनियों की दीवार मोटी होती है ताकि फट ना पाए। तो धमनियों की दीवार हमेशा मोटी होती है और शिराओं की दीवार पतली होती है, ठीक है। धमनियां अंदर से सक्रिय होती हैं और शिराएं जो है वो अंदर से चौड़ी होती हैं, है ना। और
धमनियों में रक्त तेज गति से झटके के साथ बहता है, जबकि शिराओं में रक्त धीमी एक समान गति से बहता रहता है। तो ये आज के लिए इतना हुआ।